क्या हो अगर एक औरत जादू के जरिए एक साथ 7 बेटों को जन्म दे, पर उन्हें प्यार करने के बजाय एक दिन गुस्से में उन सबको कौवे बनने का श्राप दे दे। आखिर एक माँ ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, चलिए जानते हैं। तो इस कहानी के शुरू में हम एक रानी को देखते हैं। वो रानी एक छोटे से प्यारे बच्चे को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, पर अचानक हवा में बहुत तेजी से 7 कौवे उड़ते हुए आते हैं। वो उस बच्चे के कपड़ों को हवा में ही पकड़ लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। रानी को बिल्कुल नहीं पता चलता कि वहाँ क्या हुआ। इसके बाद कहानी 22 साल पीछे चली जाती है। एक गाँव था जो एक राज्य में आता था। गाँव के बाहर एक बड़ा सा जंगल था और वहाँ एक झोपड़ी थी। लोगों का कहना था कि उस झोपड़ी में एक जादूगरनी रहती है जिसने एक इंसान को नहीं बल्कि एक बिल्ली को जन्म दिया था। उसी गांव में एक बेकरी चलाने वाला आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। उनके घर एक प्यारी सी बच्ची पैदा होती है जिसका नाम उन्होंने विक्टोरिया रखा। वक्त बीतने लगता है और विक्टोरिया बड़ी होने लगती है, पर किसी वजह से उसके मम्मी पापा हमेशा उदास और दुखी रहते थे। विक्टोरिया बहुत शरारती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरे में चली गई। वहाँ उसने देखा कि लड़कों के बहुत सारे कपड़े और जूते लाइन से रखे हुए हैं। जब वो उन कपड़ों को ध्यान से देख रही थी तभी उसके पापा वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विक्टोरिया ने पूछा, पापा ये कपड़े किसके हैं और मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? पर उसके पापा एकदम चुप रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सालों बाद विक्टोरिया एक बड़ी लड़की बन जाती है। एक रात उसकी मम्मी कपड़े सिल रही थी। विक्टोरिया के हाथ में भी एक कपड़ा था, पर उसका सिलने का बिल्कुल मन नहीं था। विक्टोरिया की बुआ जो उनके साथ बैठी थी, उन्होंने विक्टोरिया की मम्मी से इस बारे में शिकायत की। मम्मी विक्टोरिया से नाराज तो हुई, पर उन्होंने उसे डांटा नहीं। विक्टोरिया ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैंने देखा है कि बचपन से लेकर आज तक चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती कर दूं, आप मुझे कभी नहीं डांटती हो। आप बस हर रोज बैठकर कपड़े सिलती रहती हो। ऊपर वाला कमरा कपड़ों से भरा पड़ा है। ये सब कपड़े किसके लिए हैं और आपने मुझसे क्या राज छुपा रखा है? उसकी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोने लगी। अगले दिन रानी डायना और उनके दोनों बेटे राजकुमार एडम और राजकुमार हैरी गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर हाथ हिला रहे थे। विक्टोरिया की सहेलियां जो वहां खड़ी थीं, वो आपस में बात करने लगी। उन्होंने कहा, राजकुमार एडम के पापा की मौत उसी की वजह से हुई थी जब वो छोटा था। तभी से बेचारा बोलते वक्त अटक अटक कर बोलता है और हकलाता है। उसने अभी तक शादी भी नहीं की है। काश वो हम में से किसी को पसंद कर ले। बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा कि उनका गाँव पहले ही 7 लड़कों को खो चुका है। जब विक्टोरिया ने ये बात सुनी तो उसने अपनी सहेलियों से पूछा, मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? तुम सब मुझसे क्या छुपा रही हो? उसकी सहेलियों ने कहा, अगर तुम्हें सब जानना है तो तुम्हें जंगल वाली जादूगरनी के पास जाना होगा। विक्टोरिया उसी वक्त गांव के बाहर जंगल की तरफ चल पड़ी। जब वो जंगल के अंदर जा रही थी तभी एक काली बिल्ली आई और उसे रास्ता दिखाने लगी। उस बिल्ली की मदद से विक्टोरिया आखिर में उस जादूगरनी की झोपड़ी तक पहुंच गई। जादूगरनी ने उसे अंदर बुलाया। झोपड़ी के अंदर बहुत सारी बिल्लियां घूम रही थी। विक्टोरिया ने उससे पूछा, क्या आप वही जादूगरनी हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने बिल्लियों को जन्म दिया था? जादूगरनी ने कहा, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, असल बात यह है कि तुम यहाँ अपने 7 भाइयों की कहानी जानने आई हो। विक्टोरिया ये सुनकर एकदम चौंक गई। उसने कहा, मैंने गांव में 7 लड़कों के गायब होने की बातें सुनी है, पर उन 7 का मुझसे क्या रिश्ता है? जादूगरनी ने उसे बिठाया और प्यार से बताया, तुम्हारे 7 भाई थे, उनके साथ क्या हुआ था ये सब तुम्हारी मम्मी की यादों में छिपा है। तुम इस जादुई कंघी को अपनी मम्मी के बालों में लगाना, फिर तुम उनकी यादें देख पाओगी। तब तुम्हें अपने सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विक्टोरिया ने कंघी ली और जादूगरनी ने आगे बताया, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे एक जादू सीखा था। उस जादू से अगर कोई पूरे ध्यान से कुछ मांगे तो वो सच हो जाता है, पर वहाँ तुम्हारी मम्मी से एक गलती हो गई। वो 7 लड़के नहीं चाहती थी, उन्हें बस एक लड़की चाहिए थी। इसके बाद क्या हुआ ये तुम उस कंघी की मदद से खुद देख लेना। विक्टोरिया कंघी लेकर वापस घर आ गई। उसके पापा ने पूछा कि वो कहाँ थी, पर उसने कुछ नहीं बताया। रात को जब उसकी मम्मी सो रही थी, विक्टोरिया ने चुपचाप वो जादुई कंघी उनके बालों में लगा दी और अपनी आंखें बंद कर ली। तब उसने अपनी मम्मी की यादों में अपने 7 भाइयों को खेलते हुए देखा। उसके 7 भाई घर के किसी काम में मम्मी की मदद नहीं करते थे। वो दिन भर बस शरारत करते थे। उनकी मम्मी जो थोड़ा बहुत खाना बनाती थी, वो काऊ की तरह उस खाने के लिए आपस में लड़ते थे और एक दूसरे से छीन लेते थे। एक दिन उनकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो गई। गुस्से में उनके मुंह से निकल गया, काश कि तुम सब कौवे होते। वो जादू सिर्फ एक बार काम करता था, इसलिए उसी पल उसके 7 भाई सच में कौवे बन गए और वहाँ से उड़ गए। उस दिन के बाद से उसके मम्मी पापा इस बात को लेकर अभी तक रो रहे थे और दुखी थे। ये सब जानने के बाद विक्टोरिया वापस जादूगरनी के पास आई और पूछा कि क्या उसके भाइयों को वापस इंसान बनाने का कोई तरीका है? जादूगरनी ने कहा, हाँ एक रास्ता है। तुम्हें अपने 7 भाइयों के लिए एक खास जादुई पौधे के धागों से 7 शर्ट बनानी होंगी और जब तक तुम ये काम करोगे तुम्हें एकदम चुप रहना होगा। तुम एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती। जब तुम उन्हें वो शर्ट पहनाओगी और कहोगी कि वो वापस इंसान बन जाए, तब वो सब फिर से इंसान बन जाए। विक्टोरिया ने पूछा कि वो पौधे कहाँ मिलेंगे और उसको कब से बोलना बंद करना होगा? जादूगरनी ने बताया, जंगल के उस पार तुम्हें एक नदी मिलेगी। नदी के रास्ते चलते हुए तुम एक पहाड़ तक पहुंचोगे। वहीं पहाड़ के नीचे तुम्हें वो जादुई पौधे मिलेंगे। उन पौधों में सुई जैसे बहुत सारे कांटे होते हैं, इसलिए ध्यान से काम करना और ये सब तुम्हें अकेले ही करना होगा। विक्टोरिया जंगल के पार गई और पानी के रास्ते के साथ साथ चलती रही। आखिर में वो पहाड़ के पास उन जादुई पौधों तक पहुंच गई। पहाड़ के ऊपर एक गुफा थी। जादूगरनी ने कहा था कि उसे वहीं रहकर अपना काम करना है, इसलिए विक्टोरिया ऊपर चढ़कर गुफा में चली। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा सा चिड़िया का घोंसला देखा। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए उस घोंसले में सो गई। रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस घोंसले में 7 लड़के सो रहे हैं। उन्हें देखते ही वो समझ गई कि ये उसके 7 भाई हैं। उसका दिल प्यार से भर गया और उसने धीरे से एक भाई के बालों को छुआ, पर छूते ही वो भाई जाग गया और तुरंत कौवा बन गया। तब विक्टोरिया को समझ आया कि जादू की वजह से उसके
उसके भाई सिर्फ सोते वक्त ही इंसान बनते हैं, पर कौवा बनने के बाद भी उसके सातों भाइयों ने अपनी बहन को पहचान लिया। अगले दिन विक्टोरिया पहाड़ से नीचे आई और उन कांटे वाले पौधों को जमीन से निकालने लगी। ऐसा करते वक्त उसके हाथों में कांटे चुभ रहे थे। उसने कई बार कोशिश की, पर कांटों की रेड्यूसेस से पौधे ठीक से निकल नहीं रहे थे। वो कांटों के दर्द से बार बार गिर जाती थी। पौधे ना निकल पाने की वजह से वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। जब उसके सातों कौवे भाइयों ने उसे रोते हुए देखा तो वो उसके पास आए और का करके उसकी हिम्मत बढ़ाने लगे। विक्टोरिया समझ गई कि वो यहाँ अकेली नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई, खड़ी हुई और दर्द सहते हुए फिर से पौधे निकालने लगी। काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ गए और खून निकलने लगा, पर वो नहीं रुकी। आखिर में उसने उतने पौधे इकट्ठे कर लिए जितने उसको चाहिए थे। फिर वो गुफा में गई और एक दूसरे घोंसले में सो गई। अगले दिन भी उसने वही काम किया। इस दौरान जब उसे भूख लगती तो वो जंगल से मशरूम, फल और फूल खाकर आराम से जिंदा रह रही थी। धीरे धीरे कौवे उसके और करीब आ गए और गुफा में उसके साथ खेलने लगे। पौधों से धागे निकालने के लिए विक्टोरिया ने उन्हें नदी के पानी में भिगो कर रख दिया। कौवे ऊपर से सब कुछ देख रहे थे। एक दिन विक्टोरिया को बहुत भूख लग रही थी। वो नदी के पास एक खेत में बैठकर भुट्टा खा रही थी। तभी वहाँ राजकुमार एडम और उसका भाई हैरी घोड़े पर बैठकर आए और उनके साथ 2 गार्ड्स भी थे। विक्टोरिया उन्हें देखकर डर गई और खेत में छिप कर बैठ गई। हैरी ने एडम से कहा कि इस खेत के चारों तरफ एक दीवार बनानी पड़ेगी, नहीं तो जंगली सुअर सारी खेती खराब कर देंगे। एडम बहुत ही प्यारा और नेक इंसान था, पर वो हकलाता था, इसलिए कम बोलता था। उसने हैरी को कोई जवाब नहीं दिया। हैरी ने अपनी बंदूक उठाई और हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर खेत के अंदर छिपा हुआ एक जंगली सुअर डर कर भागने लगा और ठीक वहीं आ गया जहां विक्टोरिया छिपी थी। सुअर को देखकर विक्टोरिया बहुत डर गई, पर जादूगरनी ने कहा था कि जब तक काम पूरा ना हो उसे एकदम चुप रहना है, वरना उसके भाई कभी इंसान नहीं बनेंगे। इसलिए विक्टोरिया ने डर के मारे कोई आवाज नहीं निकाली और बिल्कुल चुप रही। घोड़े पर बैठे राजकुमारों ने सुअर को देख लिया और उसे मारने के लिए गोली चलाने लगे। विक्टोरिया उस सुअर से बचने के लिए खेत में भागने लगी और सुअर भी उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते वो जमीन पर गिर गई और अचानक हैरी की एक गोली सुअर को लग गई और वो वहीं मर गया। सुअर के मरते ही बेचारी विक्टोरिया की जान में जान आई। हैरी ने अपने गार्ड्स को खेत के अंदर भेजा ये देखने के लिए कि सुअर मरा है या नहीं। गार्ड्स को आता देख विक्टोरिया और अंदर जाकर छिप गई। हैरी खेत के बाहर घोड़े पर खड़ा था। उसने वहाँ कुछ हिलता देखा तो उसे लगा कि वहाँ एक और सुअर है। उसने अपनी बंदूक से वहाँ निशाना लगा लिया। ऊपर उड़ते हुए कौवा ने जब ये देखा तो अपनी बहन को गोली से बचाने के लिए उन्होंने हैरी और एडम पर हमला कर दिया और उन्हें चोंच मारने लगे। खुद को बचाने के लिए हैरी की बंदूक से अचानक एक गोली चल गई जो एक कौवे को लग गई। वो कौवा जमीन पर गिर गया। अच्छे दिल वाले एडम ने कहा कि हमें इस बेचारे कौवे का इलाज करना चाहिए, पर हैरी ने कहा कि इससे अच्छा है मैं इसे एक और गोली मारकर खत्म कर दूं। एडम ने उसे ऐसा करने से रोका, पर इससे पहले कि हैरी कौवे पर फिर से गोली चलाता, विक्टोरिया ने खेत के अंदर से हैरी पर एक पत्थर फेंक के मारा। बाहर आई और अपने घायल कौवे भाई को उठा लिया। हैरी गुस्से में चिल्लाया, ऐ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पत्थर फेंकने की? हम राजकुमार हैं। चुप रहने की कसम की वजह से विक्टोरिया ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर हैरी और गुस्से में आ गया। उसने विक्टोरिया के बाल खींचे और उसे गंदी बातें कहने लगा। एडम को अपने भाई का यह गंदा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने हैरी को उसे छोड़ने के लिए कहा, पर हैरी नहीं माना। आखिर में बचने के लिए विक्टोरिया ने हैरी के हाथ पर अपने दांतों से जोर से काट लिया और खेत में भाग गई। हैरी दर्द से चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा और विक्टोरिया के पीछे भागा। एडम समझ गया कि अगर ये बेचारी लड़की हैरी के हाथ लग गई तो वो इसके साथ बहुत बुरा करेगा। विक्टोरिया को बचाने के लिए एडम ने हैरी के घोड़े के पास गोली चलानी शुरू कर दी। हैरी ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तब एडम ने जानबूझकर हकलाना और अजीब बातें बोलना शुरू कर दिया ताकि विक्टोरिया को भागने का टाइम मिल जाए। आखिर में विक्टोरिया वहाँ से बच निकली और घायल कौवे को अपने साथ ले आई। वो बहुत थक चुकी थी और कमजोर थी, पर उसके पास वक्त बहुत कम था। बाकी कौवे भी उसके साथ उड़ रहे थे। वो भागकर जादूगरनी की झोपड़ी तक आई और इशारों में उसे सब कुछ समझाया। कौवा बेहोश हो चुका था, इसलिए वो वापस इंसान बन गया। जादूगरनी ने उसकी चोंच साफ की, दवाई लगाई और विक्टोरिया से कहा कि घबराओ मत, ये ठीक हो जाएगा। थकावट की वजह से जब विक्टोरिया सो गई तो जादूगरनी ने उसके बालों में वो जादुई कंघी लगा दी और देख लिया कि खेत में उसके साथ क्या क्या हुआ था। रात आधी बीतने के बाद जब विक्टोरिया जागती है तो उसने देखा कि जादूगरनी उसके बिस्तर पर सो रही है। विक्टोरिया ने सोचा कि आखिर ये जादूगरनी कौन है और यहाँ क्यों रहती है। ये सब जानने के लिए उसने वो जादुई कंघी जादूगरनी के बालों में लगाई। कंघी लगाते ही उसने जादूगरनी की यादें देखी। उसने देखा कि ये जादूगरनी असल में इस राज्य की रानी ईरा है। उनके पति यानी राजा उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक बार राजा लड़ाई में गए और वहाँ उनकी मौत हो गई। उस वक्त रानी ईरा के पेट में बच्चा था। जब राजा की बहन के पति लड़ाई से वापस आए और उन्होंने रानी ईरा को ये बुरी खबर दी तो वो बहुत रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा कि राजा अपने आने वाले बच्चे को देख भी नहीं पाए। तब डायना, जो राजा की बहन थी, उसने ईरा को प्यार से चुप कराया और कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इसके बाद डायना अपने पति के साथ हमेशा के लिए अपने इस महल में रहने आ गई। डायना ने सबको झूठ बोला कि उसके पेट में भी बच्चा है और वो भी ईरा के साथ ही माँ बनने वाली है। जिस दिन ईरा का बच्चा पैदा होने वाला था, डायना ने नौकरानी से कहकर ईरा को पीने के लिए एक जूस दिया और कहा, इसे पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। जैसे ही ईरा ने वो पिया, वो गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक छोटी सी बिल्ली बैठी है। बिस्तर के चारों तरफ पुजारी और पूजा करने वाले लोग खड़े थे। डायना ने सबके सामने कहा, तुमने एक बिल्ली को जन्म दिया है। सबने ऐलान कर दिया कि ईरा एक बुरी जादूगरनी है। उन्होंने ईरा को महल के अंदर एक लकड़ी के बड़े से स्टेज पर बांध दिया और आग लगा दी। इसके बाद क्या हुआ ये देखने से पहले ही जादूगरनी जाग गई। उसने अपने बालों से कंघी निकाल दी और विक्टोरिया से पूछा, अब तुम्हें समझ आया कि मैं जादूगरनी हूँ या और कुछ?
विक्टोरिया ने इशारों में पूछा, तो फिर आप वहाँ आग से बचकर जिंदा कैसे बाहर आई? जादूगरनी ने बताया, वहाँ एक अच्छी जादूगरनी थी जिसने मेरी मदद की थी। उस दिन के बाद से मैं यहाँ अकेली आकर रहने लगी। उसी अच्छी जादूगरनी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ये जादुई कंघी भी दी। अब चूंकि कौवा बिल्कुल ठीक हो चुका था, विक्टोरिया उसे अपने साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकली ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। पर जाने से पहले विक्टोरिया ने इशारों में जादूगरनी को पास कहा, मैंने रात को आपकी यादें देखी थी। राजकुमार एडम जिसने मेरी जान बचाई वो बहुत प्यारा और अच्छा इंसान है, पर उसका भाई हैरी बहुत बुरा और मतलबी है। ये सुनने के बाद विक्टोरिया वापस पहाड़ की गुफा में चली गई। वहाँ जो पौधे उसने नदी के पानी में भिगोए थे वो अब सूखने लगे थे, इसलिए उनमें से धागे निकालने के लिए विक्टोरिया ने उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया। इस पूरे वक्त बाकी सब कौवे उसके आसपास घूम रहे थे। एक दिन जब वो पौधों को सुखा रही थी, राजकुमार एडम उसके पास आया। जब विक्टोरिया ने उसे देखा तो वो डर गई और उसने अपने बचाव के लिए एक पत्थर उठा लिया। एडम ने उससे कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हारा और इस कौवे का हालचाल पूछने आया था। मैं अपने छोटे भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। जब विक्टोरिया ने ये सुना तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। एडम जब उसके पास आया तो विक्टोरिया ने इशारों में उसे लंबा सांस लेने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही एडम ने एक लंबा सांस लेकर बात की, उसका हकलाना थोड़ा कम हो गया। फिर एडम ने पूछा कि तुम कैसी हो? विक्टोरिया ने इशारों में बताया कि वो उन जादुई पौधों से धागे निकाल रही है ताकि उनसे शर्ट बना सके। एडम ने कहा, मैं कभी शांत नहीं रह पाता, इसलिए मैं हकलाता हूँ, पर जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ मुझे बड़ा आराम मिलता है और मैं ठीक से बोल पाता हूँ। पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? विक्टोरिया ने उसे इशारों में चुप रहने को कहा और उसकी उंगली पर लगी एक चोट पर पट्टी बांध दी। एडम मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। इसके बाद विक्टोरिया ने गुफा में कौवा के साथ कुछ दिन और बिताए। पौधे सूख कर सूखी घास जैसे हो गए थे। विक्टोरिया नदी के किनारे गई और उनको पीट पीट कर धागे निकालने लगी। उसी वक्त एडम वहाँ फिर से आया। इस बार वो अपने साथ फूल और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें लाया था। उसने उस सूखी घास को साफ करने में विक्टोरिया की मदद भी की। ये सब करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और करीब आ गए। बहुत लंबा वक्त साथ बिताने के बाद एडम अपने महल वापस चला गया और विक्टोरिया अपनी गुफा में। अगले दिन वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। विक्टोरिया जल्दी जल्दी भागकर बार बार ऊपर नीचे जाते हुए सारी सूखी घास को गुफा के अंदर लाने लगी। पूरा काम खत्म करने के बाद वो एक घोंसले में सो गई। इतना ज्यादा भागने और बारिश में भीगने की वजह से वो बहुत बीमार हो गई। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अगले दिन वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। जब कौवा ने ये देखा तो वो बहुत डर गए। वो तुरंत उड़कर महल में एडम के कमरे की खिड़की पर गए। जब एडम ने खिड़की खोली तो कौवे कमरे के अंदर आए। उन्होंने एडम का कोट और कंबल उठाया और बाहर निकलकर इशारा किया कि वो उनके पीछे पीछे आए। एडम समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना घोड़ा लिया और कौवा के पीछे चल दिया। वो नदी पार करके और पहाड़ चढ़कर गुफा तक पहुंच गया। गुफा में उसने देखा कि विक्टोरिया बेहोश पड़ी है। उसने उसे अपने हाथों में उठाया, घोड़े पर बिठाया और अपने साथ महल ले गया। महल में उसने विक्टोरिया को अपने बिस्तर पर लेटाया और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि इसे आराम की जरूरत है और ये जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी वक्त रानी डायना अपने बेटे हैरी के साथ वहाँ आई। उसने एडम से गुस्से में कहा, ये मैं क्या देख रही हूँ? पहले तुम कुत्ते और बिल्लियां अंदर लाते थे, आज तुम एक अनजान लड़की को यहाँ ले आए। इसे अभी के अभी बाहर निकाल दो। जब बाहर खिड़की पर बैठे कौवा ने ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंदर आ गए। रानी ने नौकरों को आदेश दिया कि इन कौवा को बाहर फेंक दो, पर एडम ने कहा, कोई भी कौवा को या विक्टोरिया को हाथ नहीं लगाएगा। विक्टोरिया मेरी पत्नी बनेगी, इसलिए इसके साथ इज्जत से पेश आओ। डायना यह सुनकर हैरान रह गई कि एडम बिना हकलाए बोल रहा था। उसने पूछा, तुम बिना हकलाए कैसे बोल रहे हो? एडम ने कहा, हाँ, अब मैं नहीं हकलाता और क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ इसलिए मैं ही अगला राजा बनूंगा। जो मैं चाहूंगा वही होगा। एडम की बात सच थी, इसलिए डायना ने झूठी हंसी के साथ कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और फिर वो हैरी को लेकर अपने कमरे में चली गई। इस बीच विक्टोरिया होश में आई और उसने वहाँ से जाने की कोशिश की, पर एडम ने उसे रोक लिया। विक्टोरिया ने इशारों में बताया कि उसे अपनी शर्ट सिलने का काम अभी पूरा करना है। एडम ने कहा, तुम अभी भी बीमार हो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम अपना सिलाई का काम यहीं पर कर लेना। दूसरी तरफ रानी डायना ने हैरी के पास जाकर कहा, तुम्हारा भाई अब नहीं हकलाता और अब वही राजा बनेगा। हैरी ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? रानी ने कहा, वो सिर्फ तब हकलाता है जब वो डरता है, इसलिए तुम्हें उसे डराना होगा। अगर वो फिर से हकलाने लगा तो वो राजा नहीं बन पाएगा। अगले दिन एडम 2 गार्ड्स के साथ गुफा गया। वहाँ से उसने घोड़ा गाड़ी में सारी सूखी घास रखवाई और उसे महल ले आया। जब विक्टोरिया ने अपनी घास को महल में देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने खुश होकर एडम को किस किया और उसको शुक्रिया कहा। रात को खाने के वक्त डायना ने एडम से कहा, तुम एक जंगल की लड़की को हमारी शाही टेबल पर खाना खिलाने लाए हो? एडम ने कहा, ये मेरी पत्नी बनेगी, इसलिए इसके बारे में इज्जत से बात करो। डायना जानती थी कि एडम ही अगला राजा बनेगा, इसलिए उसने और बहस नहीं की। खाना खाने के बाद वो हैरी के साथ अपने कमरे में चली गई। इस बीच एडम ने विक्टोरिया से कहा, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, तुम यही मेरे पास रहो, क्योंकि जब तक तुम मेरे पास होती हो मैं बिल्कुल नहीं हकलाता। वहीं कमरे में रानी ने हैरी से कहा, अगर वो नहीं डरा और उसने हकलाना शुरू नहीं किया तो वो जल्दी ही राजा बन जाएगा। हैरी ने कहा, हाँ मैंने सुना है वो जल्दी ही विक्टोरिया से शादी भी करने वाला है। डायना ने कहा, तो फिर मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन सुबह एडम ने अपनी माँ डायना से कहा, मैं कल विक्टोरिया से शादी करूंगा। डायना ने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा, इसमें क्या बुराई है, तुम तो आने वाले राजा हो। अगले दिन महल में बहुत बड़ी धूमधाम से शादी हुई और एडम की विक्टोरिया से शादी हो गई। किसी को भी नहीं पता था कि विक्टोरिया आखिर बात क्यों नहीं करती। रात को शादी की बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, सब बहुत खुश थे और हंस खेल रहे थे, पर विक्टोरिया अपने कमरे में जादुई धागों से शर्ट सिलने में लगी हुई थी। उसी वक्त रानी ने बहुत अच्छा बनने का नाटक किया और उसके पास आई। बेचारी विक्टोरिया को डायना की गंदी सोचों और चालबाजियों का बिल्कुल पता नहीं था। कुछ महीने बीत गए और विक्टोरिया प्रेग्नेंट हो गई।
इस पूरे वक्त में वो अपना सिलाई का काम करती रही। उसने लगभग सारी शर्ट सिल ली थी। रानी ने भी उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखने का नाटक किया। जब विक्टोरिया का बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए, रानी ने हैरी से कहा, हमें नॉर्थ के राजा की बेटी की सगाई में बुलाया गया है, इसलिए तुम वहाँ चले जाओ। तो हैरी वहाँ चला गया। कुछ दिन बाद जब एडम विक्टोरिया को एक नाव में घुमाने ले गया था, तभी रानी डायना वहाँ आई। उसने एडम को एक चिट्ठी दिखाई और कहा, खबर आई है कि हैरी वहाँ किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, तुम्हें उसे बचाने जाना होगा। एडम ने कहा, विक्टोरिया का बच्चा कुछ ही दिनों में होने वाला है, इसलिए मुझे यहीं रुकना होगा। पर डायना ने जिद की और कहा, तुम अगले राजा बनने वाले हो और तुम्हें अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है। मैं यहाँ हूँ ना, मैं विक्टोरिया का ध्यान रख लूंगी। डायना के बार बार कहने पर एडम को कुछ गार्ड्स के साथ अपने भाई को बचाने जाना पड़ा। विक्टोरिया महल की ऊंची छत से उन्हें जाते हुए देख रही थी। रात को जब विक्टोरिया आखिरी शर्ट का आखिरी बचा हुआ हिस्सा सिल रही थी, डायना उसके कमरे में आई और बोली, एडम यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कमरे में सोऊंगी ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। विक्टोरिया की खास नौकरानी ने कहा, मैं भी यहीं रुकूंगी, पर डायना ने गुस्से में उसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद डायना ने विक्टोरिया को एक ग्लास जूस पीने को दिया और कहा, मैं सो रही हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे जगा देना। रानी के सोने के बाद विक्टोरिया उसकी सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए उसने वो जादुई कंघी डायना के बालों में लगाई और उसकी यादें देखी। उसने देखा कि असल में क्या हुआ था जब रानी ईरा के पति लड़ाई में गए थे। जब डायना को उनके मरने की खबर मिली तो उसने अपने पेट पर कपड़ा बांध लिया और सबसे झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसने ईरा को एक दवाई पिलाई जिससे ईरा बेहोश हो गई। उसने एक नौकरानी की मदद से ईरा के पैदा हुए बच्चे को चुरा लिया और अपने कमरे में भेज दिया। ईरा के बिस्तर पर उसने एक बिल्ली रख दी और अफवाह फैला दी कि ईरा एक जादूगरनी है जिसने बिल्ली को जन्म दिया है। जैसे ही विक्टोरिया को डायना की सारी सच्चाई पता चली, उसने जल्दी से अपने सिले हुए कपड़े उठाए और वहाँ से भागने की कोशिश की। पर जो जूस डायना ने उसको पिलाया था उसकी वजह से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। तभी डायना की आंख खुली। वो बहुत खुश थी कि उसका बुरा प्लान काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद विक्टोरिया बेहोश हो गई और रानी ने उसके नए पैदा हुए प्यारे से बच्चे को महल की ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। पर हवा में उड़ते हुए सातों कौवा ने बच्चे के कपड़े पकड़ लिए और उसकी जान बचा ली। ये वही सीन है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। कुछ घंटों बाद जब विक्टोरिया होश में आई, उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक कौवा रखा हुआ था। उसके आसपास पुजारी और पूजा करने वाले लोग खड़े थे। डायना ने सबको चिल्लाकर कहा, ये लड़की दिन भर कौवा के साथ रहती थी, इसलिए इसने कौवे को जन्म दिया है। ये एक बुरी जादूगरनी है जो शैतान की पूजा करती है। पुजारी ने विक्टोरिया से पूछा, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? पर बेचारी विक्टोरिया कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खाई थी। रानी ने इस बात का फायदा उठाया और गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि विक्टोरिया को जेल में डाल दो। तभी उसकी बनाई हुई आखिरी शर्ट वहीं जमीन पर गिर गई। विक्टोरिया की प्यारी नौकरानी चुप कर जेल में आई और उसने वो शर्ट विक्टोरिया को दे दी। विक्टोरिया रात भर जागकर उस आखिरी शर्ट की सिलाई पूरी करती रही। अगले दिन रानी के आदेश पर गार्ड्स ने विक्टोरिया को आग में जलाने के लिए लकड़ियों का एक स्टेज बनाया। कौवा को पता चल गया कि क्या होने वाला है, इसलिए वो तेजी से उड़कर एडम को ढूंढने निकल गए। रानी चाहती थी कि एडम के वापस आने से पहले ही विक्टोरिया को मार दिया जाए। उसके आदेश पर विक्टोरिया को एक लकड़ी के पिंजरे में डालकर सबके सामने लाया गया। गार्ड्स ने उसे लकड़ियों के ढेर पर बांध दिया और आग लगा दी। उन्होंने विक्टोरिया के हाथ से वो सातों शर्ट भी छीन ली और उन्हें आग में फेंक दिया। आग अभी बढ़ ही रही थी कि अचानक वो 7 कौवे आसमान से नीचे आए और उन आग में पड़ी शर्ट पर बैठ गए। उसी पल विक्टोरिया आखिरकार अपने मुंह से जोर से बोली, काश तुम सब इंसान होते। जैसे ही उसने ये कहा, एक चमत्कार हुआ और वो सातों कौवे वापस 7 लड़कों में बदल गए। रानी और वहाँ खड़े सब लोग ये देखकर दंग रह गए। अपनी बहन को बचाने के लिए उन 7 भाइयों ने उसे आग से जल्दी से नीचे उतारा और गार्ड्स के साथ लड़ने लगे। रानी ने चिल्लाकर कहा, इन सबको मार दो। पर ठीक उसी वक्त एडम भी वहाँ आ गया। रानी बहुत डर गई। उसने एडम से पूछा, तुम इतनी जल्दी यहाँ वापस कैसे आ गए? विक्टोरिया का एक भाई बैले कौवा था, बोला, हमने इनको जाके सब बताया था। डायना ने एडम से कहा, तुम मेरे बेटे हो और ये एक जादूगरनी है, इसकी बातों में मत आना, इसे मार दो। उसी पल असली जादूगरनी यानी रानी ईरा उस छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ पहुंची। उसने बच्चा एडम को दे दिया और कहा, विक्टोरिया ने इसी बच्चे को जन्म दिया है। फिर उसने डायना को गले से पकड़ लिया और एडम से कहा कि जादुई कंघी डायना के बालों में लगाओ। जब एडम ने वो कंघी लगाई तो उसने वो सारी यादें देख ली जो डायना ने छुपाई थी। उसने देखा कि कैसे डायना ने ईरा के बिस्तर पर बिल्ली रखी थी। ईरा के बच्चे जो कि खुद एडम था को अपना बेटा बता दिया था और ईरा को आग में जलाने का आदेश दिया था। पर उस वक्त अचानक बारिश हो गई थी और पुजारी ने इसे भगवान का इशारा मानकर ईरा को छोड़ने को कहा था। फिर एक अच्छी जादूगरनी ने ईरा को बचाकर अपने साथ ले गई थी। एडम को यह भी पता चला कि डायना ने यह सब इसलिए किया था ताकि उसके खुद के आने वाले बच्चे को बड़ा होकर राजा बनने का मौका मिले। फिर डायना ने सबसे कहा था कि ये ईरा का बच्चा उसका अपना है और उसका नाम एडम रखा था। पर जब एडम 4 साल का था तब डायना के पेट में उसका असली बेटा आया जो हैरी था। एडम को रास्ते से हटाने के लिए डायना ने उस पर महल के ऊपर से एक पत्थर फेंका था। पर उस वक्त डायना के पति ने एडम की जान बचाई और वो पत्थर उन पर गिर गया जिससे उनकी मौत हो गई। डायना के सारे बुरे कामों का पता चल गया। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि डायना को पकड़कर जेल में डाल दो। इसके बाद एडम अपनी असली माँ ईरा, अपनी प्यारी पत्नी विक्टोरिया और उसके 7 भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। विक्टोरिया के 7 भाइयों पर से कौवा बनने का जादू टूट चुका था, इसलिए वो वापस अपने गाँव अपने मम्मी पापा के पास लौट गए। और इस तरह हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय।